Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य। ए.के. भी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Government imposes restrictions on import of certain laptops, tablets and personal computers to promote domestic manufacturing. Key domestic benchmark indices lose around 1%. Sensex tanks 542 points. Nifty settles below 19,400. And Brent crude price drops further to $83 per barrel. सरकार ने तत्काल प्रभाव से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रकार के लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर पाबंदी लगाया। घरेलू शेयर बाजार में आज हुई फिर गिरावट। प्रमुख सूचकांक लगभग 1% नीचे आए। सेंसेक्स 542 अंकों का, निफ्टी 19,400 के नीचे बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $83 प्रति बैरल के आसपास आई। केंद्र ने आज तत्काल प्रभाव से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने एक अधिसूचना में बताया कि इन सामानों के आयात की अनुमति प्रतिबंधित आयातों के लिए वैध लाइसेंस पर ही दी जाएगी। डाक या कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर सहित एक लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंसिंग आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। अनुसंधान और विकास, परीक्षण, मरम्मत और वापसी तथा पूंजीगत वस्तु के एक अनिवार्य हिस्से वाली वस्तुओं के लिए प्रति इकाई 20 वस्तुओं तक की छूट भी दी जाती है। एक भी हम समझना चाहेंगे कि तत्काल प्रभाव से जो ये निर्णय लिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे आपने कहा, कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को कोई उत्साह देना। बहुत लोग ये भी देखेंगे कि इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक संरक्षण या प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो अगर आम आदमी जो एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर या टैबलेट जो खरीदता है बाहर से और विदेश जो इमिग्रेशन से जो लाते हैं, उनके लिए ये कोई रोक नहीं है। और सबसे बढ़कर जो आपको देखना होगा कि जो ई कॉमर्स कंपनी, जिससे कि आमतर लोग आजकल अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स खरीदते हैं, ये भी उस रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, मैं समझता हूं कि जो कंपनियां यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप का निर्माण न करके वो सीधा आयात कर रहे हैं अपनी विदेशी कंपनियों से, जैसे बहुत ऐसे कंपनियां हैं जो जैसे चाइनीज कंपनियां भी हैं, अमेरिकन कंपनियां भी हैं, वो अपने जो प्लांट बाहर जो प्लांट है, थाईलैंड में जो प्लांट है या वियतनाम में जो प्लांट है, उस प्लांट में बनी हुई चीजों को सीधा पूरी फिनिश्ड प्रोडक्ट को यहाँ पे वो
आयात कर रहे हैं और यहाँ पे वो बेच रहे हैं फिजिकल। जी। मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि ई कॉमर्स कंपनियों की जो लेन देन होती है उसके ऊपर ये प्रतिबंध अभी तक नहीं है। इसे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो है, जो देश में जो बनाते हैं और जो कंपनियां यहाँ पे उनकी डोमेस्टिक फैसिलिटीज जो हैं उनको थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, उनको संरक्षण मिलेगा और एक फॉल आउट या एक फलस्वरूप मैं देखना हूं कि थोड़े बहुत दामों में थोड़ी बहुत वृद्धि भी हो सकती है और इसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए will there be any quality concerns as we go along, or will this give a boost to quality products? We have asked a very, very important question because whenever choices become limited, before 1990, choices for most Indians were limited. Now, whenever choices are restricted or limited, there are two possible casualties. One is a price, and the second is quality. So that fear is certainly there, that if suddenly the supply side is not unrestricted, free, so therefore both on the quality side and the price side there may be downsides. There would be an upside for the domestic manufacturers. The domestic manufacturers will also get encouraged to say that, they are now enjoying that protection against free, easy imports. So therefore, they will have an opportunity probably to extract a better margin on their products. Hopefully, they will maintain quality. Hopefully, they'll think there is an competing with the international. There is an international trade angle in this. That what view. There is an international trade in information technology sector globally. Correct. And under that, these restrictions are frowned upon. So you have to see that what kind of retaliatory measures that international trade network for information technology products they take place. So it is a work in progress, and one has to see and watch how the domestic industry looks at it and how Indian consumers receive this decision. Moving on, the country's leading manganese ore producer, MOIL Limited, has recorded its best ever performance last month since its inception. During last month, the company produced 1.20 lakh tons of manganese ore, showcasing a growth of 71% as compared to the same period in the previous year. This is the highest ever July production of the company. It has also recorded its best ever sales of 0.94 lakh tons during the month, witnessing an impressive growth of 69% over the corresponding period last year. This is a good performance. By certainly. MOIL. Any day. Is also a base effect working because if I remember correctly, last year July was pretty bad for manganese ore India Limited. So little bit of the growth that you are seeing, which is a very unusual growth, is also because of the low base that was seen last year. But yes, by any yardstick, this is performance that is creditable. आइए चलें अब शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज गिरावट देखने को मिली और प्रमुख सूचकांक लगभग 1% घाटे में रहे। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 542 अंक यानी 0.82% घटकर 65,241 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 145 अंक यानी 0.74% नुकसान के साथ 19,382 दर्ज हुआ। उधर विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो रुख बिल्कुल अलग था। वहां लिवाली की गई। छोटी और मझौली दोनों कंपनियों के इंडेक्स लाभ में रहे। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.14% ऊपर उठकर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.23% की वृद्धि दर्ज हुई। Key domestic benchmark indices closed with losses for a third successive day today.
amid a global sell-off triggered by Fitch downgrading the United States credit rating. Indian equity indices fell nearly 1%. The BSE Sensex tanked 542 points or 0.82% to finish at 65,241. Similarly, Nifty 50 at the National Stock Exchange tumbled 145 points or 0.74% to end at 19,382. However, in the broader market at the BSE, the small cap index rose 0.23% and the mid cap index gained 0.14%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 6 firms appreciated while those of 24 declined. Infosys gained 0.6%, NTPC and Sun Pharma both added 0.4% each. On the other hand, Titan declined 2.6%, Bajaj Finserv fell 2.3% and ICICI Bank slipped 2.2%. In sectoral indices at BSE, 3 sectors gained while 17 sectors suffered losses. The healthcare sector rose 0.7% and utilities index added 0.3%. On the other side, realty sector lost the most as it declined 1.9%. Metal index fell 1.2% and banking sector slipped 1.1%. The overall market breadth was positive as shares of 1,790 companies appreciated and 1,770 companies declined. A total of 155 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज थोड़ा सा कमजोर हुआ और ₹82.73 के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 102.72 पर चल रहा था। एक भी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। पिछले कुछ सत्रों से हम नरमी देख रहे हैं, आज भी गिरावट हुई, लेकिन यदि विस्तृत बाजार को देखा जाए तो वहां छोटी और मझोली कंपनियों में लिवाली भी चल रही। ये क्या दर्शा रहा? ये यही दर्शा रहा है कि जो नरमी इस वक्त स्टॉक मार्केट में आज दिखी, वो लगता है मुझे एक शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पैक्ट है। ये इसका पूरा मैं जो उत्तरदायित्व जो समझता हूं उसका, ये फिच का जो रेटिंग डाउनग्रेड जो अमेरिकन इकोनॉमी को किया गया है उसके कारण हुआ है। और उसमें मार्केट में थोड़ी बहुत नर्वसनेस है कि किस तरह से ये फिच की रेटिंग डाउनग्रेड से किस तरह से ये यूएस मार्केट और फेड की रिस्पांस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगी। अगर अमेरिकन अर्थनीति में 2-3 चीज देखने की जरूरतें हैं। पहली बात तो है कि उनका इन्फ्लेशन अभी भी 3% के ऊपर है और फिच के रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया है कि उनकी जो अमेरिकन अर्थनीति की जो सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा जो है वो 6% के ऊपर है। अगर आप देखें कि अगर इंडिया की ओर देखें तो इंडिया की जो वित्तीय घाटा जो है इस वक्त 5.9 में आने की कोशिश कर रहे हैं हम, पर हम 6.4 में थे और उसको हम घटा रहे हैं। पर वहां पे जो फोरकास्ट दिया गया है फिच से कि ये 3% से एक साल पहले 6% में आ गया, इस साल आने की उम्मीद है और 6% से भी और भी आगे बढ़ने की ये आशंका है। मैं ये समझता हूं कि और सरकारी की जो डेट सीलिंग की जो ऊपर एक पॉलिटिकल एक टर्मोइल जो है चल रहा है, उसको देखते हुए फिच ने एक लॉन्ग टर्म एक चेतावनी दी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने ऑलरेडी उसको डाउनग्रेड किया था 2011 में, जो अभी भी चालू है। तो मैं ये समझता हूं कि ये ओवरऑल अमेरिकन अर्थनीति को किस तरह से चलाया जा रहा है, उसमें अनसर्टेनिटी और वीकनेसेस जो हैं और जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट होगा और
राजनीति में जो एक टाल मटोल या एक अनसर्टेन सिचुएशन चल रही है, जहां पे बाई पार्टिजन सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है, जो नहीं मिलती है, क्योंकि किस तरह से वो यूएस जो इम्पोर्टेंट जो बिल्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट जो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की जो क्षमताएं जो सरकार के पास उतनी ज्यादा नहीं है, उसी के लिए ये मार्केट, क्योंकि पैसा जो आ रहा है वो पैसा अमेरिकन वहां से ही एफपीआई का इन्वेस्टमेंट वहीं से हो रहा है, और उसी लिए ये नर्वसनेस दिख रहा है। और उसी लिए जो सेक्टर उसके एफपीआई के पैसे में उतना निर्भरशील नहीं है, वो सेक्टर में लिवाली आज भी दिखी हमें, वो स्मॉल सेक्टर और मिड कैप सेक्टर में। वैसे जो 30 कंपनियां जो सेंसेक्स में जो हैं, उसमें करीबन जो 6 कंपनियां, तब भी उन्होंने अच्छा किया, और सिर्फ जो 24 कंपनियों में डिक्लाइन हुई है। बैंक कंपनी में परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, इसीलिए क्योंकि एक साइकिल के एंड में पहुंच गए हैं। तो ये कोई फंडामेंटल जो इस वक्त जो हुआ है, पिछले 2 दिन में हमने देखा है, फंडामेंटल कोई चीज नजर नहीं आ रही है। एक ही चीज नजर आ रही है कि फिच की रेटिंग downgrade. So, AKB, I would like you to draw your attention to the other side of it, which is that the Dalal Street today totally overlooked Morgan Stanley's upgrading of Indian equities to overweight position. So Fitch kind of gets more importance in the Indian market compared to Morgan Stanley making us overweight. Well, to that extent, I would say that when the U.S. markets or the U.S. economy are certainly as relevant to the Indian stock market sentiment as what is happening to the Morgan Stanley's index here. So clearly, we are as far as the markets are concerned, we are a globally integrated market, and US impacts us as much as what is happening on the domestic sector. So, do you think that this is an excuse now, Fitch's move to downgrade, excuse to book some profits off the table? One, and two, the fundamental factors driving the global rally. Is it that this is not going to upset the market so much? It is just a short-term phenomenon. For the Indian stock market, I think it is a short-term phenomenon. But for the American stock market, which has also seen a downturn as a result of this, one is not very sure. Because there the fundamental flaws have been underlined. And the manner in which the Fed will respond to it will determine to a great extent that how the markets in the US behave. Now in India, I think the domestic factors are also a very, very important play in that. There are monsoons, not uncertainties anymore, but there are monsoon factor is still a factor. Monsoon spread is still a factor. Whether the El Nino again re-emerges and creates a dry August is something that is weighing heavily on the market sentiment. Whether the oil prices remain at this level, and whether India's dependence on Russia to the tune of 38% for buying oil, that remains, because it is giving us a huge cushion. So all these factors are also going to play an as important a role as Fitch rating downgrade for the US. Just on a lighter side, sure. I was reading an article which says that Joe Biden went to a restaurant nearby, seafood restaurant, after he read this report, and went and saw Oppenheimer, the movie also, because he doesn't want to give this any importance. Absolutely. I think that's what the leaders do. एक भी यहाँ पर हम श्रोताओं के, जो हमारे कह लें आम श्रोता हैं, छोटे निवेशक हैं, उनके नजरिए से समझना चाहूंगा कि बाजार में जो फिलहाल गिरावट दिख रही है, इसे एक अवसर के रूप में लिया जाए या आशंका के रूप में लिया जाए, किस रूप में उनका व्यवहार होना चाहिए अपने निवेश को लेकर? देखिए, छोटे निवेशक के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये जरूरी एक मौका तो आप कह सकते हैं इसको, पर मौके के साथ साथ उनको इससे भी सचेतन होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में काफी रिस्क होती हैं। डेवलपमेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हैं वो इस वक्त
मिक्स्ड सिग्नल्स आ रही हैं। अगर एक तरफ जीएसटी का कलेक्शंस अच्छा है, उस तरफ कॉर्पोरेशन टैक्स रेट का जो ग्रोथ वो डिक्लाइन में चला गया है, तो ओवरऑल जो सिचुएशन जो लग रहा है वो मिक्स्ड आ रहा है, और वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया कॉर्पोरेट सेक्टर, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो फर्स्ट क्वार्टर में जितनी प्रॉफिट थी, उसमें एक डिसेलरेटिंग, जिसमें कि एक डिक्लाइन, यानी आर्क सब बन रहा, ऊपर जाके नीचे से जी। और इसीलिए कॉर्पोरेशन टैक्स में भी जो डिक्लाइन आया है जो, और अगर आप जीएसटी में देखेंगे तो जीएसटी में 11-12% का ग्रोथ है, पर ये कवरेज के लिए ग्रोथ है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की सिग्नल्स आ रही हैं कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर। सेकंड पॉइंट, जो एक्सपोर्ट्स जो सिनेरियो जो है, जो देश में जॉब्स और हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है, एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज गुड्स के एक्सपोर्ट्स करीबन 22% की गिरावट आई है। उसके साथ साथ जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जो हमारी इकोनॉमी को अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस को या ट्रेड अकाउंट को काफी सहारा दे रही थी, उसमें भी नरमी आ रही है। उसमें जो फर्स्ट 3 महीने की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स सिर्फ 6% बढ़ी है, हालांकि वो महीने ब महीने 26%, 25%, पिछले साल तो करीबन 25% बढ़ी थी। तो उसमें भी जो एक डिसेलरेशन जो दिख रहा है, वो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को उनको देखना चाहिए, क्योंकि सिग्नल्स अभी इस वक्त मिक्स्ड आ रही हैं, और उसी हिसाब से वो अपना पैसा कहाँ पे कैसे लगाएं। जैसे कि लोग कहते हैं सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो ऐसे माहौल में एक ट्रस्टेड एंड ट्राइड सेफ इंस्ट्रूमेंट है, उसी में शायद छोटे इन्वेस्टर को जाना चाहिए। AKB, FII's flow has largely been credited as the biggest trigger that took the Nifty to an all-time peaks of 20,000 mark last month. Now, if they do not come to the table in the coming days, or do not entertain the Indian market, what will happen then? Let me say that this notion that it is only the FIIs who bail out the Indian stock market is wrong. Yeah. It is also the domestic investors Correct. who come in the moment the FIIs try to pull out. Now, if you look at from January to now, overall the stock markets have moved up by 8 to 9%. I am not including the last 2 days decline. Now, if it has gone up by 8%, it is not just because of FI's money coming in. Whenever FIs wanted to pull out the money, domestic investors were plugging in and chipping in with their money. So it is an interplay of domestic and foreign portfolio investors' money that keeps the stock market where it is today. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज चीन को छोड़कर अन्य प्रमुख बाजारों में बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% ऊपर उठकर बंद हुआ। बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% घाटे में रहा। जापान के निक्की 225 सूचकांक में 1.7% की गिरावट हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% घाटे में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की नरमी देखने को मिली। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार की जाने तक वहां भी गिरावट का रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों 0.7% नुकसान में थे। जर्मनी का डेक्स भी 0.6% घटकर कारोबार कर रहा था। US stocks slumped yesterday after Fitch's downgrade of the United States sovereign credit rating. The Nasdaq Composite Index plunged 2.2%. The S&P 500 tumbled 1.4%, and the Dow Jones Industrial Average declined 1%. It could be the US economy soft landing narrative which is driving the ongoing global rally. You think it is intact and getting stronger as the days go by, despite Fitch? As I said, Fitch is not just about permanent. Yeah, Fitch is not about what is happening right now in the US. Fitch is about a long-standing problem with the US economy, where debts
are rising, fiscal deficits are rising, and inflation is still not coming under control, and interest rates are staying elevated. Now, interest rates at around 5.5% is really high for an economy where the normal interest rates is around 0.5 or 1%. Now, so therefore, what Fitch has done is underline the long-term recurring problem. Now, what is happening right now in the U.S. economy? I think the employment market is still quite robust. Inflation is coming down, real wages are doing well, and growth is not petered out at all. Growth is very much there, intact. So, I think in such a situation, why are you even talking about soft landing? What we are seeing is that the fear of recession that once had really occupied the center stage of discussion is actually that deadline or the thing is getting deferred by month and month. So I think what has happened is there's a structural change in the nature of the U.S. economy, which probably needs to be studied a little more closely before we analyze why is it that in spite of interest rates going up, a few banks did collapse. In spite of interest rates going up, you are seeing that the economy is still not out of its depth, is still growing. Moving on, oil slid further today after dropping sharply from more than 3 months high in the previous session. In intraday trade, Brent crude was trading at $83. West Texas intermediate crude price was at $79.31 per barrel when reports last came in. And this is good news for India, $79. Oh, certainly. Any day. Anything below 80 is good news for India. आइए अब चलें सर्राफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी के मूल्यों में समाचार तैयार किए जाने तक नरमी दिख रही थी। अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 40 रुपए घटकर 59,088 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी में भी नरमी ही देखने को मिल रही थी। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 710 रुपए घाटे के साथ 72,250 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर चलें तो वहां भी सोना थोड़ा कमजोर दिख रहा था। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक सोना $1,969 प्रति औंस के स्तर पर चल रहा था। उधर चांदी भी $23.60 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी, जो पूर्व के भाव से थोड़ा सा नीचे चल रहा था। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से AKB हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नमस्कार। Thank you for being with us, AKB. And before we close, the headlines once again. Government imposes restrictions on import of certain laptops, tablets and personal computers to promote domestic manufacturing. Key domestic benchmark indices lose around 1%. Sensex tanks 542 points, Nifty settles below 19,400, and Brent crude prices drops further to $83 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.